नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी देखिए, अभी 2 वीडियो आपका गया है अरसास का। अब भूगोल हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग इसको लास्ट अप्रैल तक पूरी तरह से समाप्त कर देंगे और 1 या संभवतः 2 मई से 2 या मुझे लग रहा 3 मई से, क्योंकि 1-2 हम लोग शायद दिल्ली में रहें। ठीक है, बहुत बड़ा काम है और आप जानते हैं कि जिस पद की तैयारी आप कर रहे हैं उस पद के पीछे एनपीएस लगा हुआ है। ओपीएस हटा दिया गया है। ओपीएस का मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी, जिसके तहत जो आपका बुढ़ापा बहुत क्लियर था कि आपकी पेंशन बन जाएगी, जिसके वजह से आपका मान सम्मान घर वाले भी करते थे और पैसा रहता है तो बाहर वाले भी करते थे। उसी को लेकर एक मुहिम में हम लोगों को शामिल होना है। इसलिए 3 से संभवतः आपकी वीडियो महामैराथन के रूप में जाएगी और उसे आप प्रैक्टिस सेट भी मानिए, क्योंकि वो चूंकि 2 चीज़ है। टीजीटी में आप जानते हैं 62 क्वेश्चन का सीरीज होता है हर सब्जेक्ट का, और एक कॉमन क्वेश्चन होता है जिसको मिलाकर 2 सब्जेक्ट मिलाकर 125 हो जाते हैं। लेकिन वहीं पीजीटी की बात करेंगे तो एक एक सब्जेक्ट के 125 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि दोनों का कंबाइन इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि 125 ना रखा जाए ना तो 62 रखा जाए। 100 क्वेश्चन की सीरीज बनाई जाए और उसमें आप आकलन करिए, चाहे आप टीजीटी दीजिए चाहे पीजीटी दीजिए। दोनों के प्रश्न जब आप आपकी बार असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न देखेंगे तो भी टीजीटी पीजीटी लेवल के थे, तो मिक्स करके रहेगा, क्योंकि कभी प्रश्न वही टीजीटी में पूछा गया है, कभी प्रश्न पीजीटी में पूछा गया है। अस्तर थोड़ा सा नरम और कड़ा दोनों लेकर चला जाएगा। तो हम आपके एग्जाम तक लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे आपको। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। ये तो टाइप वाइज रिवीजन है, आप साथ दीजिए। अब 2-2 3-3 वीडियो हो सकता है एक दिन में चली जाए। आप मन से पढ़िए और प्लेलिस्ट में बनवा देता हूं ताकि एक ही जगह आपके सारे ज्योग्राफी के मिल जाएं और सारे किसके भूगोल के आपके मिल जाएं। ज्योग्राफी भूगोल सारे इकोनॉमिक्स के मिल जाएं, ताकि एक ही बार में आप खोलें तो पूरा घंटा 2 घंटा 4 घंटा पढ़ के उसको समाप्त कर लें। और ये चीज़ अपने आप दोस्तों में भी करिएगा। एग्जाम टाइम एकेडमी को आप धीरे धीरे प्यार दे रहे हैं, ठीक है, मान सम्मान भी कर रहे हैं। और एक चीज़, आज का कमेंट मैं देख रहा था तो 1-2 लोग ये बता रहे थे, पूछे थे, एक 52 नंबर का क्वेश्चन है अरसास में, जो लोग अरसास के विद्यार्थी होंगे, कि आदर्श अवस्था जनसंख्या जो जननांकी संक्रमण सिद्धांत की बात करता है, आदर्श जनसंख्या किस चरण में होती है। तो देखिएगा, अपनी जो ये आपके पास हल हैं उसमें घटना चक्र का हल जो है उस परिप्रेक्ष्य में गलत है वो, क्योंकि द्वितीय चरण की जनसंख्या विस्फोटक जनसंख्या होती है और वो द्वितीय चरण की जनसंख्या को क्या मान लिया है, आदर्श जनसंख्या मान लिया। नहीं, आप शिल्पी में देखेंगे तो वो प्रश्न का आंसर सही है, ठीक है। जबकि आदर्श जनसंख्या के संबंध में अगर आप उस सिद्धांत की बात करेंगे तो इस तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आदर्श जनसंख्या का मतलब होता है अनुकूलतम जनसंख्या, एक ऐसी जनसंख्या जिसमें सभी लोगों का भरण पोषण उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से हो जाए। तो तीसरी अवस्था सबसे सटीक आंसर होगा, जिसमें भारत इस समय चल रहा है, ठीक है। तो उसका 52 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग क्या मारेंगे, सी मारेंगे, ठीक है। तो घटना चक्र, शिल्पी, यूथ सभी का कॉम्बिनेशन लेके चला जा रहा है। एक आध प्रश्न इधर उधर होता है तो ऐसी तरह से डिस्कस करके हम लोग उसको सही कर लेंगे, ठीक है ना जी। हाँ, आइए बात करते हैं। आज देखिए, आज का टॉपिक लगा है भूगोल में जैवमंडल। आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं, कुछ आसान भी होते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं। एक प्रश्न इसमें भी आपको मिलेगा जो कंफ्यूज करेगा, जिसके हल अलग अलग
किताबों में अलग अलग दिए गए, लेकिन हम जो बताएंगे वो एकदम कंफर्म होगा। पारिस्थितिकी तंत्र है, वन है, जीवोम है, जैव विविधता है एवं पर्यावरण अवनयन है। पर्यावरणीय अवनयन मतलब ह्रास, अवनयन का मतलब क्या होता है? ह्रास। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक लिए गए हैं, इनसे लगभग आपके 38 से 39 क्वेश्चन लगे हैं। डिस्कस करेंगे और एक एक प्रश्न को क्लियर करते जाएंगे ताकि यहां से कोई प्रश्न आए तो कतई गलत ना हो। ठीक है, हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भौतिक वातावरण का तत्व, तो देखिएगा भूगोल जो है, भूगोल को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक प्राकृतिक तत्व जिसको प्रकृति ने बनाया है, जिसको ईश्वर ने बनाया है, जिसके बनाने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। जैसे आप जितन नजर डाल दीजिए, चाहे वो स्थल हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, ठीक, ये निर्जीव टाइप की चीजें हैं। चाहे वायु हो, चाहे जल हो, ये निर्जीव हैं, इनको अजैविक संसाधन कहते हैं। समझ में आई बात? इनको भी ईश्वर बनाया है और फिर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां हैं, उनको भी ईश्वर ने बनाया है, जैविक और अजैविक दोनों। लेकिन इसको बनाने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा मिट्टी ईश्वर ने ही बनाया है, यानी भौतिक पर्यावरण है, वातावरण है। जल राशियां, जल को भी भौतिक पर्यावरण में रखेंगे, वातावरण में रखेंगे, क्योंकि ईश्वर ने बनाया है। भूमि के रूप, चाहे वो ऊसर बंजर कुछ भी हो, सभी को ईश्वर ने बनाया। लेकिन बस्तियां जो है, मनुष्य को ईश्वर ने बनाया, लेकिन बस्तियों को मनुष्य ने बनाया है। घर मकान, टोला मोहल्ला, इसका जो संगठन है उसको मनुष्यों के द्वारा किया गया है। तो ऊपर के तीनों भौतिक पर्यावरण हैं, जबकि यह मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आएगी। ठीक है, या सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगी। तो आप ये जान गए। ठीक, यहां से 2-3 क्वेश्चन आपको आएंगे, तो आप सभी प्रश्न के आंसर लगा ले जाएंगे। आइए, कह रहा है कि ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर की विषय वस्तु है। अगर ब्रटलैंड रिपोर्ट या आयोग की रिपोर्ट की बात करें, कभी कभी ये पूछ देता है कि ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट क्या थी, तो उसमें आवर कॉमन फ्यूचर ऑप्शन में आएगा। तो एक प्रश्न तो ये खुद ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये खुद ही है। सतत संपोषणीय विकास, ये भी इसी से जुड़ा है। सतत संपोषणीय विकास या समावेशी विकास, ये सारे शब्द जो हैं इसी से जुड़े हैं। कुछ भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर यह रिपोर्ट पर्यावरण एवं विकास से अंतर संबंध रखती है। पर्यावरण और पर्यावरण के विकास की बात करती है, जिससे ये हमारे आने वाली पीढ़ियों तक भी इसी तरह से चला जाए। ये नहीं कि आज हमारे पास सब कुछ है तो हम सब कुछ का उपयोग कर ले और आने वाली पीढ़ियां देख ही ना पाएं। इसी की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया था। कब? आप जान लीजिएगा, 1987 में। ये रिपोर्ट कब आई है? 1987 में। क्लियर? तो कभी कभी ये भी पूछ दिया सन, तो वो भी लगा लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी। यहां भी 3 क्वेश्चन छुपे हैं, कुछ भी आ सकता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? अब देखिए, अगर आपने पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो निश्चित तौर पे ये प्रश्न जब एग्जाम में आ जाता, अगर आपने देखा नहीं है तो फिर सोचना पड़ जाता कि कौन किसको लगाएं। ठीक है, आइए, ओडम, रॉनकियर, क्लीमेंट्स, अर्नीजनेंस ने, तो इसका आंसर है अर्नीजनेंस। कौन? अर्नीजनेंस। याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किस विद्वान ने किया? पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो देखिएगा, अभी तक
जो आप जान रहे हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की बात जो आप जान रहे हैं, उस हिसाब से इसमें ऑप्शन ही नहीं आपका लगाया है, मतलब कहीं ना कहीं ये मिस किए हैं। ठीक, तो मैं अब आपको बता देता हूं पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में कौन किया। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन आप बदल लीजिएगा, एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एजी टांसले कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? एजी टांसले। ठीक है, एजी टांसले। ये हैं और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर? आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगर देखिएगा, कह रहा है पारिस्थितिकी विकास की प्रमुख अवधारणा है, पारिस्थितिकी विकास की प्रमुख अवधारणा है। पारिस्थितिकी कि जो विकास की बात करते हैं वो किससे जुड़ी हुई है? संतुलित पारिस्थितिकी विकास से, समन्वित पारिस्थितिकी से, या सतत पारिस्थितिकी से। तो ये सभी शब्द पारिस्थितिकी विकास से संबंधित हैं। ये सभी क्या हैं? पारिस्थितिकी विकास से संबंधित है। बड़े ही अपने आप को क्या करिएगा, धैर्य से उत्तर दीजिएगा। कभी कभी जब ज्यादा प्रश्न सही होने लगते हैं तब भी लगता है कि ऐसा प्रश्न बना है क्या कि जो हमको सब आ रहा है, उसके चक्कर में आदमी गलत करने लगता है। ठीक है, उल्टा पुल्टा कलर करने लगता है। और कभी कभी एक लाइन से जब ए या बी या सी आंसर सही होने लगते हैं तो सही आंसर को भी गलत। इसी तरह से अभी मैं कलर करके आया हूं, मुझे लगा कि लगातार ये सही होंगे क्या। ठीक है, तो जो हल्का सा कंफ्यूज हुआ उसको बदल दिया। इस तरह से एक आध दो क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, तो आप जानिए यही सब एग्जाम देने का तरीका है कि आप सही जानते हैं तो आप सही जानते हैं। ठीक है, 100%। लेकिन एग्जाम हाल होता है, मन इधर उधर हो ही जाता है। कह रहा है कि पारिस्थितिकी संसाधनों के संरक्षण हेतु मनुष्य एवं जैवमंडल कार्यक्रम को किस संस्था ने आरंभ किया था? किस संस्था ने आरंभ किया था? बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें सारी संस्थाएं आपको लगभग लगेंगी। यूनेस्को, UNESCO, UNEP, IUCNR, WWF। तो ये सभी लगभग पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित संस्थाएं हैं। लेकिन अगर पारिस्थितिकी संसाधनों के संरक्षण हेतु मनुष्य एवं जैवमंडल कार्यक्रमों की बात करें तो यूनेस्को के द्वारा ये चलाया जाता है। आपको पता है कि यूनेस्को ने कब से ये शुरू किया था? 1971 से। 1971 से यह शुरू किया था और वर्तमान समय में 631 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और 631 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो 119 देशों में फैले हैं। 631 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो कितने देशों में हैं? 119 देशों में फैले हैं। क्लियर? थोड़ा सा करंट देख लीजिएगा, ये मेरा थोड़ा सा पुराना मैंने नोट किया है। करंट देख लीजिएगा कि वर्तमान में कितना है, वैसे इसमें चेंज बहुत नहीं होना चाहिए। क्लियर? प्रश्न आया है तो आपको संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये करंट से भी जोड़ लेता कभी कभी। कह रहा है कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से घुलने मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध बहुत ही जटिल हो जाते हैं। तो ऐसे या उसे क्या कहते हैं? भोजन श्रृंखला कहते हैं, भोजन चक्र श्रृंखला कहते हैं, भोजन जाल कहते हैं। तो इसको खाद्य जाल या भोजन जाल, इसको खाद्य जाल भी कहेंगे। खाद्य जाल या भोजन जाल भी कहते हैं। क्लियर? जब कई तरह की श्रृंखलाएं एक में मिली रहती हैं तो उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। कह रहे कौन से जीव भोजन के लिए घास तथा मांस दोनों
प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। घास और मांस दोनों खाए जो, वो सर्वाहारी है। क्या है? सर्वाहारी। ठीक है, शाक और मांस दोनों खाता, वो शाकाहारी नहीं, मांसाहारी नहीं, सर्वाहारी होता है। कह रहा मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तित होना इनके द्वारा। आप जानते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तो है ही। आप एक दोहा भी सुने होंगे कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक मतलब आग, गगन मतलब आकाश, समीर मतलब वायु। इन 5 तत्वों से मिलकर ही आपका शरीर निर्मित है और ये पांचों तत्व अकार्बनिक पदार्थ हैं। कैसे हैं? अकार्बनिक पदार्थ हैं और इन्हीं के मिलने से आपका शरीर बनता है, विभिन्न जीव जंतुओं का शरीर बनता है जो कार्बनिक पदार्थ है। तो फिर जब मरने के बाद, जब इस प्राण को, इस शरीर को प्राण त्याग देता है, ये शरीर प्राण को त्याग देती है, तो ये फिर गल कर सड़ कर उन्हीं अकार्बनिक पदार्थों में मिल जाते हैं। ठीक, विलीन हो जाते हैं, जिसको मिट्टी कहा जाता है। तो ये कौन करता है? उसको हम डीकंपोजर कहते हैं। डीकंपोजर या अपघटक कहते हैं। इनको पर्यावरण का मेस्तर भी कहते हैं। पर्यावरण का मेस्तर यानी साफ सफाई करने, मेहतर कहीं होता है, मेहतर यानी साफ सफाई करने वाला। ठीक है, यही ना रहे तो सारी बॉडी इधर उधर पड़ी रहेगी, जलाइए सड़ेगा कुछ नहीं। क्लियर? अब देखिएगा, ये याद रख लीजिएगा, कहीं न कहीं आपसे जरूर मिलेगा। कह रहा है कि प्रमुख दिवस और उनकी तिथियों को मिलाइए। तो जो याद है उनसे मिलाने की कोशिश करिए। विश्व पर्यावरण दिवस, तो आप जानते हैं बहुत सरल क्वेश्चन है, 5 जून को होता है। विश्व ओजोन दिवस, तो आप जानते हैं 16 सितंबर को होता है। कब होता है? 16 सितंबर को। अब 2 कठिन दिया गया है, विश्व वन दिवस और विश्व आवास दिवस। यही, लेकिन आप मिलाने वाला देख लीजिए, हो सकता मिल जाए। P के साथ 2 को मिलाइए, तो P के साथ 2 है, यानी A भी, ये तो दोनों कट गए, A और D हो सकता है। अब मिला लीजिए आप यस के साथ 3 को, यस के साथ अगर 3 को मिलाएंगे तो यानी D सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D सही। आप यहीं से देख लीजिए कौन R में 1 है, R में 1 है, यानी विश्व आवास दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और विश्व वन दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। हाँ, अच्छा एक चीज और देखिएगा इसमें, ओ सॉरी, एक चीज देखिएगा, आर को 1 से मिलाया है। विश्व आवास दिवस 20 मार्च को, 20 मार्च को। अब इसने थोड़ा सा गलत किया है, इसके हिसाब से तो आप जानिए विश्व आवास दिवस जो है वो कब होना चाहिए? आर में 4 सही होना चाहिए। आर में 4 कोई ऑप्शन ही नहीं बनाया। ठीक है, आर में 4 फिलहाल इस हिसाब से कोई नहीं सही होगा। आप फिर से इसको मिला लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से गलत हुआ, इसकी वजह से गलत हुआ है। आप क्या करेंगे? आप यही मिलाकर इसको सही कर लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मिला लीजिएगा। ठीक है, विश्व वन दिवस, ठीक है, विश्व वन दिवस हमेशा मिलाइएगा किससे? आप 20 मार्च से। विश्व वन दिवस 20 मार्च से मिला लीजिएगा। विश्व आवास दिवस किससे? 3 अक्टूबर से मिलाइएगा। और विश्व ओजोन दिवस किससे मिलाइएगा? 16 सितंबर से। किससे? 16 सितंबर से मिलाइएगा। तो ये आपका 4, यहां चूंकि 5 ऑप्शन ये देने के चक्कर में
गड़बड़ हुआ है। कितना? 5 ऑप्शन। अब ये टाइपिंग एरर है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं भाई, टाइपिंग एरर किसी से भी हो सकता है। यानी अगर PRQS, ओ दिक्कत यही है कि यहां इन्होंने गलत किया है, इसलिए पूरा गलत है, आप इससे सही कर लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो बहुत ही सारा सरल क्वेश्चन है, आ गया। ठीक है, फिर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? फिर वही क्वेश्चन, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ठीक है, अब देखिए 3 से 4 क्वेश्चन एक ही लगा। ये ध्यान देने वाली बात है, टाइप करने वाला इसको छांट नहीं पाता, क्योंकि अलग अलग वर्षों में ये प्रश्न पूछा गया है। इसलिए 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस। अब यहां से 2-3 चीजें मैं और आपको बता देता हूं विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित, जान लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ठीक है, को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1972 में स्टॉकहोम में क्या हुआ था? विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। ठीक है, सम्मेलन, इसीलिए 5 जून को क्या विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी सबसे पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1973 से। ठीक है, इसको मनाने की बात कब से सोची गई? 5 जून 1973। तो आप ये जान लीजिएगा, हो सकता है ये पूछ दे। आगे है कि विश्व पर्यावरण दिवस, फिर अगला क्वेश्चन, फिर विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि कतई ये भूलेगा ही नहीं। कह रहा है कि विभिन्न पादपों में कितने प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है? विभिन्न पादपों में कितने प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है? तो देखिएगा 40 से 58%, 40 से 58%, 40 से 80%, 68 से 80% या 60 से 98%। तो मैं आपको बता दूं, इसको नियरेस्ट ऑप्शन को लेंगे तो ये सही होगा 60 से 98%। ठीक है, न्यूनतम बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी होती हैं जिसमें कम भी पाया जाता है, कुछ में बहुत ज्यादा, इसी के बीच सारे होते हैं 60 से 98%। तो ये सबसे सटीक आंसर है। आगे जीवों में सम्मिलित है पादप समुदाय, प्राणी समुदाय, मृदा और जलवायु। तो प्राणी और वनस्पति दोनों, प्राणी और वनस्पति दोनों शामिल है। किसमें? जीवों में। एक प्राकृतिक क्षेत्र की समानता है जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु एवं व्यवसाय, मिट्टी एवं जल प्रवाह, आर्थिक आधार एवं प्राकृतिक वनस्पति। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा क्या है? ठीक, तो देखिएगा, यदि हम बात करें एक प्राकृतिक क्षेत्र की समानता है तो ये पहला ऑप्शन जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति। ध्यान से देखिए और दिमाग में बैठा लीजिए। कह रहा है कि एक ऐसा जैव क्षेत्र, बायोम, जैव क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोम, जहां पर जीव पाया जाता है और वह प्राकृतिक वातावरण के साथ अपनी क्रिया करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है, ऐसे क्षेत्रों को जीवोम या बायोम कहते हैं। किसी उत्पाद ऋतु, कह रहा है कि एक ऐसा जैव क्षेत्र या बायोम जिसकी उत्पादन ऋतु सबसे छोटी होती है। तो यदि हम ऐसे क्षेत्र की बात करें जिसकी उत्पादन ऋतु सबसे छोटी होती है तो वो है टुंड्रा। क्या है? टुंड्रा, महज 50 दिनों की, बाकी अधिकतर ये बर्फ से ढका रहता है। क्या रहता है? बर्फ से ढका रहता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना जी। कह रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से विश्व में पाए जाने वाले आधारभूत जीवों की संख्या है। भौगोलिक दृष्टि से विश्व में आधारभूत कितने जीवोम पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, विश्व में
कुल 3 प्रकार के जीवों पाए जाते हैं मुख्यतः, वो कहा जाएगा उष्णकटिबंध, शीतोष्ण और शीत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही होगा? ये उष्णकटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि जीवमंडल शब्द का व्यापक स्तर पर प्रयोग करने का श्रेय किसको है? जीवमंडल शब्द का व्यापक स्तर पर प्रयोग, ये भी क्वेश्चन टफ है। ठीक है, डार्विन, ओडम, ट्रिवार्था, तो बर्नार्डस्की। कौन है? बर्नार्डस्की। ठीक, जीवमंडल शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग। अगला है कि जीवमंडल शब्द का प्रथम बार उत्पादक स्तर पर प्रयोग किसने किया था? तो वही प्रश्न फिर से दोहरा दिया गया है 2011 में, बर्नार्डस्की ने। अगला है कि पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय जाता है, पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय किसे जाता है? डार्विन को, ट्रिवार्था को, लिनियस को या बर्नार्डस्की को? तो ये भी प्रश्न क्या है? उसी तरह का है। आप इस प्रश्न का आंसर, यानी इसको जरूर देख लीजिएगा, प्रश्न बदल रहा है लेकिन आंसर वही रह रहा है। कह रहे विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र तो रूस में पाया जाता है। कहां? रूस में पाया जाता है। उसके बाद नंबर आता है ब्राजील का। किसका? ब्राजील का। हाँ, लेकिन यहां रूस है नहीं, तो सही होगा ब्राजील। क्या सही होगा? ब्राजील। और नंबर 1 पे पूछता तो रूस सही होता। कह रहा चीड़ की नुकीली पत्ती वाला सदाबहार वृक्ष कितनी मीटर ऊंचाई पर पाया जाता है? तो चीड़ की नुकीली पत्ती वाला सदाबहार वृक्ष पाया जाता है 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। कह रहा शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में, टैगा प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में या मानसूनी प्रदेश में? तो आप ध्यान दीजिए, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन कहां पाए जाते हैं? तो टैगा के बाद टुंड्रा है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध का ऊपरी हिस्सा टैगा क्षेत्र में आता है, तो ये आएगा टैगा में। टैगा के बाद टुंड्रा। टुंड्रा में अभी आपने देखा सबसे छोटी ऋतु होती है। ठीक है, ऋतु का मतलब सबसे छोटी जैवमंडल ऋतु होती है जहां जीव उत्पन्न होने, बाकी सब जमा रहता है 50 दिन की। समझ में आई बात? आगे है कि स्प्रूस, फर एवं चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं विषुवतरेखी वन, टैगा वन, भूमध्य सागरीय वन, मानसूनी वन। तो देखिएगा, ये जितने भी वन हैं ये सभी ठंडी जलवायु के वृक्ष हैं। कहाँ के? ठंडी जलवायु के। और इसमें ठंडी जलवायु का कौन सा है? टैगा। कौन सा है? टैगा। आ गया होगा आपको निश्चित रूप से। और ये प्रश्न जब आते हैं तो दिमाग झन्ना जाता है, इसलिए पेड़ को याद रखिए, स्प्रूस, फर, चीड़। ठीक, ये टैगा तुल्य वन है। क्या है? टैगा। करण निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्ष मध्य अक्षांश वनों में पैदा होते हैं? मध्य अक्षांशी वनों में पैदा होते हैं। संकुल, पतझड़, संकुल और पतझड़ दोनों। तो देखिए, मध्य अक्षांश की अगर बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय की बात कर रहा है, और शीतोष्ण कटिबंध के ऊपरी हिस्सों में संकुल वन पाए जाते हैं और निचले हिस्सों में पतझड़ी वन पाए जाते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, करण निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति समूह वन जीवों में सम्मिलित नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से कौन से वनस्पति समूह को वन जीवों में सम्मिलित नहीं किया? उष्णकटिबंधीय सवाना, भूमध्य रेखी, भूमध्य सागरी या मानसूनी पतझड़ मिश्रित वन। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 जल्दी से बताइएगा। सम्मिलित नहीं किया जाता, निम्नलिखित में से कौन वनस्पति समूह वन जीवों में सम्मिलित नहीं किया जाता? ठीक है, तो देखिएगा, इसका पहला ये उष्णकटिबंधीय सवाना जो है, उष्णकटिबंधीय सवाना घास का जो मैदान है वो किसी वन जीवों में सम्मिलित नहीं किया जाता। मिसलेनियस टाइप का प्रश्न है भाई। निम्नलिखित प्रकार के जीव जंतुओं और पौधों में सर्वाधिक संख्या में कहां पाई जाती है? मतलब कह रहा है निम्नलिखित में सबसे ज्यादा पेड़ पौधों या जीव जंतुओं की संख्या कहां पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वन में, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में,
शीतोष्ण वनों में या शीतोष्ण घास के मैदानों में? तो देखिएगा सबसे अधिक संख्या जीव जंतुओं की उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है जहां पर वर्षा अधिक होती है। इसको विषुवतरेखीय वन क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ की जैव संख्या, जैव भार, जैव विविधता सब कुछ सबसे अधिक होता है। टीसी नामक मक्खी भी पाई जाती है और जलवायु हमेशा नम रहती है, स्वास्थ्यकर नहीं रहती, हमेशा बीमारी वाला सिस्टम वहां रहता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती? अभी मैंने बताया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। किसमें? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये प्रश्न घटना चक्र में गलत दिया हुआ है। ये प्रश्न घटना चक्र में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा और वहां से आंसर को मत लगाइएगा। वो घास का मैदान दे दिया है जो गलत है, ठीक है। हमेशा जैव विविधता, जैव भार, ये सब भूमध्य रेखीय जलवायु या विषुवतरेखीय जलवायु में अधिक होगा, क्योंकि वहां पर डे 2 से 4 के बीच वर्षा होती है। करण निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है? तो ये वही है, प्रश्न वही है, तरीका अलग है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भूमध्य रेखीय प्रदेशों में घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं, मरुस्थलों में पौधों की जातियां अधिक संख्या में पाई जाती हैं, स्टेपी में लंबे तने वाले वृक्ष उनकी विशेषता होती है। तो सबसे पहला सही है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं, क्योंकि वर्षा जहां होती, वर्षा ऋतु आपके यहाँ होती है जब, तो आप देखिए वर्षा काल में तरह तरह के रंग बिरंगे कीट पतंग और तरह तरह की वनस्पतियां, जहां घास नहीं उगती है वहां भी उग जाती है। तो सोचिए जहां रोज बरसात होती है वहां का क्या हाल होगा। ठीक, समझ में आ गया प्रश्न। आगे, करक उष्णकटिबंध पतझड़ी वन में एक वृक्ष अपने पत्तों को इस कारण छोड़ देते हैं। किस कारण छोड़ देते हैं? आर्द्रता में कमी, तापमान में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर आर्द्रता में कमी के कारण, आर्द्रता में कमी के कारण। कह रहा कि प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है, मानवीय क्रियाएं, पर्यावरणीय दशाएं, पादप तंत्र, भोजन की उपलब्धता। नहीं, पर्यावरणीय दशाएं जो हैं वो किसको बनाकर रखती हैं? प्रकृति में संतुलन किसको बनाकर रखती हैं? प्रकृति में संतुलन बनाने का काम कौन करता है? पर्यावरणीय दशाएं, पर्यावरणीय दशाएं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि मरुस्थल के पशु जैसे ऊंट तथा शेर का रंग कैसा होता है? तो देखिएगा, कोई भी प्रकृति में जीव जंतु वहां के पर्यावरण का कलर ले लेते हैं। क्योंकि मरुस्थल में ज्यादा रोशनी होती सूर्य की, इसलिए उनका जो कलर है प्रकाश जैसा होता है। दुबई में देखिए शेर बिल्कुल सफेद दिखाई देते हैं, धारियों और कलरफुल जंगली, जहां पर हरी भरी चीजें हैं वहां के होते हैं। आगे कह रहा है कि मानवीय क्रियाकलापों में सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। सर्वाधिक कौन प्रभावित हुआ है? तो भूमध्य रेखीय वन। ये भी प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न गलत दिया है। कहां पर? घटना चक्र में। सर्वाधिक मानवीय क्रियाकलापों में कौन सा प्रभावित है? मध्य अक्षांशीय घास भूमि। भूमध्य रेखी को दे दिया। भूमध्य रेखी सर्वाधिक प्रभावित नहीं। भूमध्य रेखी में तो तरह तरह के वन और घनी वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसमें जल्दी कोई जाता ही नहीं है। समझ में आई बात? हाँ, सबसे ज्यादा मध्य अक्षांशीय घास भूमि प्रभावित हुई है। यहाँ मानव ने तमाम तरह के क्रियाकलाप करके उनको खेती के लिए विकसित कर लिया है। अगला प्रश्न है, विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षलन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र गति से होती है? आर्द्र उष्णकटिबंध में, शुष्क कटिबंध में, शीत कटिबंध में, मध्य अक्षांश में। अपक्षलन, अपक्षलन की क्रिया की अगर बात करें, ठीक है, अपक्षलन सबसे ज्यादा कहां होगा? तो जहां सबसे ज्यादा वर्षा होगी, आर्द्रता होगी, ठीक है, यहीं पर अपक्षलन होगा। और वहीं पर अपक्षय, अपर्दन की क्रियाएं भी बहुत अधिक होती हैं। तो इस तरह से ये आपका 39 क्वेश्चन समाप्त हो गया। और यहां से संबंधित कुछ क्वेश्चन की बात मैं और कर दूं। देखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन अभी आपके जो हुआ था एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का आया था, उसका जिक्र मैं कर दूं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी
चूंकि ये 3-4 प्रश्न ही बचे हैं जो मेरे द्वारा लिखे गए थे, तो वो नहीं टाइप कर पाए हैं, तो आप जान लीजिए कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप जान लीजिएगा कार्बन डाई, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाई, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं। ऑप्शन में आपके दिया था ए, बी, सी और डी। ठीक है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। दूसरा था ऑप्शन मीथेन। तीसरा था नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा था क्या, देख लीजिएगा, आर्गन। तो इसका सही अगर ये ऑप्शन है तो इसका सही होगा आर्गन। आर्गन जो है वो कौन सी? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक। ओजोन परत के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। कार्बन जिसे CFC कहते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। ऐसे पॉइंट लिख लीजिए, जिम्मेदार है। प्रश्न किस लिए लिखेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक ना जी। फिर प्रश्न है कि मिनीमाटा जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है, ठीक है, वो किस प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है? देखिएगा, मिनीमाटा नामक बीमारी जल प्रदूषण के कारण होती है। मिनीमाटा बीमारी किसके? जल प्रदूषण के कारण होती है। और यह बीमारी कहां? जापान से संबंधित है। जल में जब पारा घुल जाता है, लिख लीजिएगा, इस बीमारी का संबंध जापान देश से है, जो जल में पारा के घुलने से पैदा होती है। तो ये भी आ सकता है। आगे लिखिएगा, एक प्रश्न है, विश्व स्तरीय पर्यावरणीय समस्या नहीं है। विश्व स्तरीय पर्यावरणीय समस्या नहीं है। तो देखिएगा, वन अपरोपण यह विश्व स्तरीय नहीं है। ठीक, यह किसी देश से संबंधित हो सकती है, लेकिन अम्ल वर्षा, ओजोन परत और ग्रीन हाउस ये सब विश्व स्तरीय हैं। कौन कौन? अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत
ओजोन क्षरण, ये सब क्या है, विश्व स्तरीय हैं, विश्व स्तरीय हैं। जबकि वन अपरोपण यह विश्व स्तर की नहीं है, विश्व स्तरीय समस्या नहीं है, समस्या नहीं है। क्लियर हो गया? ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं, यही 2-4 प्रश्न आपका छूट रहा था। ठीक, विष लगा, बस इतना सारा क्वेश्चन आपका हो गया। अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बचा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल से संबंधित कल प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मानव भूगोल संबंधित कल। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, निश्चित तौर पे इस बार आपका सिलेक्शन होगा।